मोदी जी जिस मंच पर खड़े थे उस मंच के नीचे एक बॉम्ब था जिसको डिफ्यूज किया गया बाद में, और उस स्थिति में देखेंगे तो सबसे क्लोज एस्केप जो है वो पटना सीरियल ब्लास्ट था। ये किताब उन ऑथेंटिकेटेड 4 अटेम्प्ट्स की कहानी कहती है जो नरेंद्र मोदी जी के जीवन में घटी, और ऐसी कुल 4 आतंकी घटनाएं थीं जिनमें उनको टारगेट किया गया, जिनमें असैसिनेशन अटेम्प्ट्स थे। 3 घटनाएं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब की हैं। चौथी घटना का जिक्र बड़ा इंटरेस्टिंग है तब आता है जब भीमा कोरेगांव का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 5 नंबर मछली असल में एक कोड वर्ड था आतंकियों का। जब वो बात करते थे तो वो एक एनक्रिप्टेड कह सकते हैं कि भाषा थी जिसमें 5 नंबर मछली का मतलब था नरेंद्र मोदी। और बाकी जो 4 मछलियां थीं उसमें अशोक सिंघल जी थे, प्रवीण तोगड़िया थे, बाला साहब ठाकरे थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। शुरू करें। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है और मैं नेशनल सिक्योरिटी विषय पे मेरा रिसर्च है। मेरी पहली किताब थी 2019 में ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स 1000 कट्स। उसमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में बात है, जो एक नया मोडस ऑपरेंडाई ऑफ वॉरफेयर आ रहा है, ग्रे जोन वॉरफेयर, और भारत में उसका क्या फ्यूचर है उसके बारे में डिटेल्ड बताया गया है। दूसरी किताब मेरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो टेररिस्ट आउटफिट जो बैन हो गया उसके ऊपर थी। तीसरी किताब BBC ट्रू लाइज, और चौथी मेरे हाथ में अभी है द 4 अटेम्प्ट्स ऑन नरेंद्र मोदीज लाइफ। जैसा कि ये पुस्तक का नाम है कि द 4 अटेम्प्ट्स ऑन नरेंद्र मोदीज लाइफ, तो ये किताब उन ऑथेंटिकेटेड 4 अटेम्प्ट्स की कहानी कहती है जो नरेंद्र मोदी जी के जीवन में घटी, और ऐसी कुल 4 आतंकी घटनाएं थीं जिनमें उनको टारगेट किया गया, जिनमें असैसिनेशन अटेम्प्ट्स थे। 3 घटनाएं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब की हैं। उसमें पहली घटना 2004 द इशरत जहां केस है, जिसके बारे में अब सब कुछ क्लियर हो गया। कोर्ट के जजमेंट्स हैं, CBI के रिपोर्ट्स हैं, फाइनल रिपोर्ट्स हैं। दूसरी 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की कहानी है, जिसमें कि बहुत नैरो एस्केप था। ट्रॉमा सेंटर में जहां वो देखने पहुंचे थे घायलों को, वहां पे ब्लास्ट हुए थे, और वो अपने आप में ट्रैप था एक आतंकवादियों का। तीसरी घटना 2013 की पटना सीरियल ब्लास्ट की है। उसमें उनको टारगेट किया गया था। उस समय भी वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पटना एक रैली को संबोधित करने गए थे। और चौथी घटना का जिक्र बड़ा इंटरेस्टिंग है तब आता है जब भीमा कोरेगांव का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और उस इन्वेस्टिगेशन में 2018 में 2017 का एक पत्र मिला 2 नक्सली लीडर्स के बीच का पत्राचार, जिसमें इस बात का जिक्र आया कि उनको किसी ओपन रैली में जब वो रोड शोज कर रहे हैं तब उनको टारगेट किया जाए। तो ये 4 कहानियां हैं। कहानियों के बीच अंदर कई कहानियां हैं जो मुझे लग रहा है कि आज के समय में पाठकों को बताना या उनके साथ साझा करना ज़रूरी है। तो ये किताब उन्हीं 4 कहानियों की है, और उनके अंदर जो छोटी छोटी और कहानियां हैं उसके बारे में विस्तार से बात करती है। 5 नंबर मछली असल में एक कोड वर्ड था आतंकियों का। जब वो बात करते थे तो वो एक एनक्रिप्टेड कह सकते हैं कि भाषा थी जिसमें 5 नंबर मछली का मतलब था नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो उस समय। और बाकी जो 4 मछलियां थीं उसमें अशोक सिंघल जी थे, प्रवीण तोगड़िया थे, बाला साहब ठाकरे थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना में बाला साहब ठाकरे भी हिंदू हृदय सम्राट थे। तो जो हिंदुत्व लीडरशिप थी उसको पूरी तरीके से टारगेट किया गया था, उसको पूरी तरीके से मिटाने का एक प्लानिंग था। इशरत जहां LET की ऑपरेटिव थी, और जब इशरत जहां केस की बात आती है तो इशरत जहां फेक एनकाउंटर केस उसका पूरा नाम है, क्योंकि उस पर कई आर्टिकल्स लिखे गए, दुनिया भर के ट्रक लोड ऑफ आर्टिकल्स हैं। आप अभी भी ढूंढेंगे तो इंटरनेट भरा पड़ा है। कई किताबें लिखी गई, कई बड़ी बड़ी रिसर्च आई। लेकिन ये कहानी इसलिए बतानी ज़रूरी है कि इस कहानी में कई उतार चढ़ाव आए, कई यूटर्न्स आए,
और जिसको हम कहते हैं कि देश में एजेंसियों का दुरुपयोग बार बार आज जिक्र आता है, उसमें सही में देश की एजेंसियों का दुरुपयोग होता है क्या, अगर होता है तो कैसे होता है, उसकी भी कहानी इसमें है। तो कहानी शुरू होती है जून 15, 2004 से। इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट रहता है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच 4 आतंकवादियों को मार गिराता है। उसमें इशरत जहां है, जावेद गुलाम शेख, असली नाम जावेद गुलाम शेख का प्रणेश पिल्लई है। 1 दशक पहले ही वो कन्वर्ट होता है विवाह करने के लिए एक महिला से, और बाद में 1 दशक के बाद वह फुल फ्लेज एक टेररिस्ट नेटवर्क का एक मेंबर होता है। और 2 पाकिस्तानी थे, जिसमें एक अमजद अली अकबर, वो सरगोड़ा पाकिस्तान का था, और जिसान जौहर उर्फ रंगबाज, ये गुजरांवाला का था। तो ये आईबी का इनपुट है और गुजरात क्राइम ब्रांच ने उस पर एक्ट किया, 4 लोग मारे गए। तुरंत क्या होता है कि एलईटी की एक वेबसाइट है गजवा टाइम्स उस पर क्लेम करती है कि इशरत जो है हमारी बच्ची है, हमारी ऑपरेटिव है, और हमको गर्व है इस बात का, फक्र है हमको कि वो शहीद हुई। और थोड़ी नाराजगी भी जताते हैं कि इशरत का पर्दा हटाया गया, इसलिए हम नाराज हैं भारत की पुलिस से, गुजरात की पुलिस से। फिर एकाएक एलईटी और जमातुद दावा दोनों ने यू टर्न मारा 3 साल बाद। वही एलईटी जिसने क्लेम किया कि इशरत हमारी ऑपरेटिव है, और भारत में इस एलईटी के क्लेम के बाद भी एक नैरेटिव चला कि ये फेक एनकाउंटर है, और 3 साल बाद जमातुद दावा ने यू टर्न मारा और कहा कि नहीं, ये हमारी ऑपरेटिव नहीं है। और जो वेबसाइट पे छपा है, जो लिखा, वो टाइपोग्राफिकल एरर है, वो गलती से छप गया, हमारी गलती थी उसमें। जमातुद दावा एक मोडस ऑपरेंडाई है कि सामने एक अपने आप को समाजसेवी संगठन के नाते रखता है, और एलईटी उसका एक विंग है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को देता है, जो अंजाम देता है। तो ये दुनिया भर में किया जाता है। भारत में भी देखेंगे तो बहुत सारे जमातुद दावा टाइप ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सामने सेवा का काम कर रहे हैं। पीएफआई जो हाल में बैन हुआ, वो सामने से सेवा का काम कर रहा था, और अंदर खाने एक टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था। तो ये संबंध है दोनों का। तो जैसे यू टर्न मारा जमातुद दावा ने और एलईटी ने, कि पहले कहा कि हमारी ऑपरेटिव है, फिर कहा हमारी ऑपरेटिव नहीं है, तो ये इसलिए कि भारत में जो नैरेटिव चल रहा था कि फेक एनकाउंटर है, उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कमाल की बात तब होती है कि भारत सरकार भी उसी तरीके से यू टर्न मारती है। कांग्रेस की सरकार थी, पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, और लगातार इस बात का दबाव सोशल सिविल सोसाइटी और कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई एनजीओ, और इशरत जहां की जो माँ थी शमीमा, वो कोर्ट गई थी कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी हो। तो केंद्र सरकार ने पहला एफिडेविट दिया, और वो जो एफिडेविट है वो अप्रूव्ड बाय दी देन होम मिनिस्टर श्रीमान चिदम्बरम जी ने उसको अप्रूव किया था। और उस एफिडेविट में कहा गया कि देयर इज नो नीड ऑफ सीबीआई इंक्वायरी। ये एफिडेविट 2010 में दिया गया, और उसमें बहुत डिटेल में कहा गया, अगस्त 6, 2009 को यह एफिडेविट सबमिट किया गया था, और उसमें बहुत डिटेल में कहा गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट था और लंबा सर्विलांस रखा गया था जिसके रिकॉर्ड्स हैं। पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी था मुजम्मिल, जो इनका हैंडलर था एलईटी का, और इशरत जहां और उसके जो साथी थे प्रणेश पिल्लई, वो दोनों ट्रेंड ऑपरेटिव्स थे, और बाकी जो 2 लोग थे उसमें वो पाकिस्तानी नेशनल्स थे। और खूब डिटेल में वो बात कही गई। ये माना कि मोदी की हत्या का प्रयास किया गया था उसमें, और मोदी की हत्या के लिए लोग आए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास था। उसमें फर्स्ट एफिडेविट में बहुत डिटेल में कहा गया है। जिस तरीके से गजवा टाइम्स ने यू टर्न मारा, एलईटी ने यू टर्न मारा, पहले ओन किया फिर डिसोन किया, उसी तरीके से भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने भी ओन और डिसोन किया। पहले कहा कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, हम आईबी की रिपोर्ट के साथ खड़े हैं, और ये लोग आतंकवादी हैं, और 4 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। 2 महीने बाद एलईटी को यू टर्न मारने में 3 साल लगे, भारत के गृह मंत्रालय को यू टर्न मारने में 2 महीने लगे, और ये कहा गया कि पहला जो एफिडेविट हमारा था वो गलत था, उसमें जो डेटाज हम लोगों ने सबमिट किए थे वो गलत थे, और ये एनकाउंटर फेक था,
और इशरत जहां और उसके जो बाकी 4 साथी थे वो टेररिस्ट नहीं थे, और गुजरात सरकार ने एक फेक एनकाउंटर को अंजाम दिया। और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो एक तरह की घटनाएं हैं कि एलईटी का बिहेवियर और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का बिहेवियर, ये दोनों में जो एक सिंक दिखा, मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता करने वाला विषय था। एक बात समझिए कि अहमदाबाद हाईकोर्ट ने पहले सीबीआई जांच को मना कर दिया, लेकिन उसने ये ऑर्डर किया कि एक एसआईटी बनाई जाए और एसआईटी इस मामले की जांच करे। जब एसआईटी बनी तो जांच का जिम्मा एक अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, जस्टिस एसपी तमांग साहब। एसपी तमांग ने ये जांच रिपोर्ट सबमिट की, और कमाल की बात है कि ये रिपोर्ट 7 सितंबर 2009 को सबमिट की गई, और 24 दिन के अंदर 245 पन्ने की हैंड रिटन रिपोर्ट ये सबमिट कर दी गई, और उसमें सब कुछ उलट दिया गया। ये कहा गया कि ये एनकाउंटर फेक है, चारों जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी नहीं हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, और जो 2 लोग मारे गए थे जिनका पाकिस्तानी ओरिजिन बताया गया था, वो दोनों पाकिस्तानी नहीं, वो हिंदुस्तानी हैं। जस्टिस तमांग को ये कैसे मालूम चला कि मारे गए जो 2 आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी हैं? तो इसका भी कंक्लूजन उन्हें बड़ा कमाल का दिया था। एक फोटोग्राफ मिला था पाकिस्तानी टेररिस्ट के पास से, और उसके पीछे इंग्लिश में लिखा हुआ था SALIM, सलीम। तो जस्टिस तमांग अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि चूंकि उस फोटोग्राफ के पीछे अंग्रेजी में लिखा हुआ है सलीम, और ये अगर पाकिस्तानी होते तो उर्दू में लिखा होता, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि ये चूंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसीलिए ये दोनों लोग जो हैं ये पाकिस्तान के नहीं, ये हिंदुस्तानी हैं। उस रिपोर्ट पे अहमदाबाद हाई कोर्ट बड़ा सख्त था, और उसने कहा था कि ये ओवर स्टेपिंग ऑफ जुडिशियल लिमिट्स है, और बाद में उस रिपोर्ट पे हाई कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया। लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था। देश भर में जो लोग ये नैरेटिव चला रहे थे कि फर्जी रिपोर्ट है, उनको एक और मसाला दे दिया था जस्टिस तमांग ने। सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया दिसंबर 2011 में। आप डेट का ये क्रोनोलॉजी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और उसके पहले जब सीबीआई ने दिसंबर 2011 में इस केस को टेक ओवर किया, तो उसके पहले गजवा टाइम्स क्लेम कर चुका था कि हमारी ऑपरेटिव है, एलईटी का ऑपरेशन है। डेनियल सी क्लेग एक लीगल अटैची थे यूएस एम्बेसी में, और एफबीआई के ऑफिसर थे, और 26/11 का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें अमेरिका और भारत के बीच में, क्योंकि डेविड कोलमन हेडली एक इंटरनेशनल टेररिस्ट था, 26/11 में नाम था, तो एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे थे दोनों देशों के बीच में। उनकी एक रिपोर्ट आ चुकी थी दिसंबर 2010 में। उन्होंने कहा कि एफबीआई के पास ये इनपुट्स थे कि इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटिव थी, उसके कई साथी मिलकर के, उनका एक हैंडलर था पाकिस्तान में बैठा हुआ, और वो लोग गुजरात के सिटिंग सीएम को मारना चाहते थे। एफबीआई का ये ऑफिशियल एक ये था जिसको उन्होंने भारत सरकार के आईबी के साथ उस समय डेनियल सी क्लेग ने शेयर किया। 2010 में ही विकीलीक्स, आपको याद होगा, बहुत सारे खुलासे कर रहा था विकीलीक्स, तो यूएस का डिप्लोमेटिक केबल उसने रिलीज कर दिया ऑनलाइन, जिसमें एफबीआई और जो वहाँ की दूसरी एजेंसीज हैं उनके पास इनपुट था कि पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं और गुजरात के सीएम को मारने का प्रयास हो रहा है। तीसरा, डेविड कोलमन हेडली का भी कन्फेशन तब तक आ चुका था। डेविड कोलमन हेडली ने भी कहा कि मैं इशरत जहां के बारे में जानता था, और इसके जो हैंडलर्स थे पाकिस्तान में बैठे थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री को मारने का प्रयास किया जा रहा था। ये सारी बातें 2010 में या 2010 से पहले हो गई थी। उसके बाद भी भारत सरकार, मतलब गृह मंत्रालय को उस समय इतनी हड़बड़ी थी कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को, इन सारे इनपुट्स को जांच का हिस्सा नहीं बनाया गया, और 2011 दिसंबर में सीबीआई को ये मामला सौंपा गया। ये ओपन एंड शट केस था, इतने सारे इंटरनेशनल लेवल के इनपुट्स थे, भारत सरकार के इनपुट्स थे, और उसको इसका हिस्सा नहीं बना करके ये सीबीआई को देना अपने आप में भारत सरकार की मंशा को दर्शाता था। और जिसको आप कहते हैं ना कि एजेंसियों का दुरुपयोग, तो ऐसी ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, ऐसी ऐसी एजेंसियों को टारगेट किया गया जो भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न होगा। उसमें एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था कि राजेंद्र कुमार उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर होते थे आईबी के, और राजेंद्र कुमार का इनपुट था, बाद में स्पेशल डायरेक्टर हुए,
और जब सीबीआई जांच होने लगी तो लगभग राजेंद्र कुमार को अरेस्ट किया जाने वाला था। उस समय के एनएसए, उस समय के आईबी चीफ, उन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम में, और उस समय ये जीके पिल्लई साहब सेक्रेटरी होम थे, इन तीनों लोगों ने होम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास जा करके प्रोटेस्ट किया कि अगर आईबी के अधिकारियों पे कार्रवाई होने लगी, सीबीआई का आरोप था कि आईबी ने फर्जी इनपुट दिया और उस फर्जी इनपुट पे फेक एनकाउंटर किया गुजरात पुलिस ने, तो अगर कार्रवाई होने लगी तो आईबी का मोरल डाउन होगा और आईबी जिस तरीके से ऑपरेट करती है, इंटेलिजेंस गैदर करती है, वो आगे नहीं कर पाएगी। किसी तरीके से राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी रुकी। दो घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है कि फर्स्ट एफिडेविट और सेकंड एफिडेविट जिसने सबमिट किया, जिस अधिकारी ने, उनका नाम था आरवीएस मणि। बाद में उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और उन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी, द मिथ ऑफ हिंदू टेरर, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सेकंड एफिडेविट ये देने के लिए उनके ऊपर दबाव था, उनके साथ मारपीट की गई थी और उनके शरीर को सिगरेट के बट से जलाया गया था। उसमें एसआईटी के एक ऑफिसर थे सतीश कुमार, उन्हें सिगरेट के बट से जला करके जबरदस्ती एफिडेविट दिलवाया था। राजेंद्र कुमार बाद में पूरी कहानी अपनी अलग अलग इंटरव्यूज में कहते हैं, टीवी चैनल्स पे, अलग अलग अखबारों में इंटरव्यू देते हैं, और उन्होंने कहा कि हाईली प्लेस्ड जो सोर्सेस थे कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने बहुत विंडिक्टिव तरीके से आईबी के रेपुटेशन को मलाइन करने का प्रयास किया और ये एक पूरा पॉलिटिकल ऑपरेशन था। वही नहीं, गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे और गृह सचिव जीके पिल्लई थे। जीके पिल्लई जब जांच चल रही थी उस समय भी उनका एक स्टैंड था कि हम आईबी के साथ खड़े हैं और हम इस बात के साथ खड़े हैं कि ये टेररिस्ट ऑपरेशन था, नहीं कि फेक एनकाउंटर। जीके पिल्लई बाद में भी 2011 में एक इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑपरेशन था। आप समझ लीजिए कि एक आतंकी घटना को एक फेक एनकाउंटर साबित करने के प्रयास में, और सिर्फ इसलिए कि एक लीडर जो है उसका ग्राफ बढ़ रहा है, वह देश का सबसे प्रोमिनेंट लीडर बन गया है, उसका पोटेंशियल उस समय उनका था कि वो दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट लीडर बनेंगे जैसे आज हैं मोदी जी, कुछ नहीं, उनकी साख को खत्म करना था और किसी तरीके से उस जेन्युइन एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर घोषित करना था। एक तो एनसीपी के बयान आने शुरू हुए थे और बसंत दवखरे एक सीनियर एनसीपी लीडर थे जो तुरंत मुंब्रा उसके घर पे चले गए और 1 लाख का उन्होंने एक सहायता ऑफर किया था इसरत जहां की मां को। एनसीपी के एमएलए थे जितेंद्र आवाड, कांग्रेस के लीडर थे हुसैन दलवाई, उन्होंने इसरत जहां का जो जनाजा था उसमें शरीक हुए थे। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते थे, उन्होंने कहा कि इसमें सुषमा स्वराज जी के पति स्वराज कौशल का हाथ है और आईबी के साथ मिल करके उन्होंने ये फर्जी इनपुट्स दिए। बीरप्पा मोइली यूनियन लॉ मिनिस्टर थे और वो इतने नाराज थे हाईकोर्ट, अहमदाबाद हाईकोर्ट पे, कि जस्टिस तमांग के बारे में जो रिएक्शन था अहमदाबाद हाईकोर्ट का, कि उन्होंने उस समय के अटॉर्नी जनरल को कहा कि हिम्मत कैसे हुई अहमदाबाद हाईकोर्ट को ये कहने की कि जस्टिस एसपी तमांग हैज़ क्रॉस्ड हिज जुडिशियल लिमिट्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अहमदाबाद हाईकोर्ट का। शरद पवार हमेशा उनका एक पक्ष रहता है, आतंकवादी हों, उग्रवादी हों, उनको लेकर के, और शरद पवार ने लंबा चौड़ा बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इसरत जहां की गलती क्या है, उस बेचारी की गलती यही है कि वह एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है, वो मुस्लिम समाज से आती है और इस तरीके के जो फेक एनकाउंटर होते हैं इससे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है और मुस्लिम समाज यदि इन अत्याचारों के विरोध में भारत सरकार के खिलाफ अगर रिएक्ट करता है तो उसमें मुस्लिम समाज का दोष क्या है। सीपीएम का पोलिट ब्यूरो भी वही कह रहा था कि ये टारगेटेड किलिंग्स हैं और ये जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी छवि को चमकाने के लिए इसका उपयोग किया गया है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। केवल नेता ही नहीं, एक पूरा वर्ग था। मेरी किताब में क्वाड्रिगा का जिक्र आता है, अखबारों में कई अखबार जिनका अपना एक ये है कि उनकी लेफ्ट ओरिएंटेशन है, उसमें कई जर्नलिस्ट का रिपोर्ट आया कि ये एकदम मुस्लिम समाज को टारगेट करने वाला था, फेक एनकाउंटर था। वो रिपोर्ट्स आज भी हैं। मैं क्वाड्रिगा का जब जिक्र करता हूं तो इसरत जहां केस में क्वाड्रिगा यानी एक चौकड़ी होती है। क्वाड्रिगा को अंग्रेजी में कहते हैं कि 4 घोड़े एक रथ को खींचते हैं, उसको क्वाड्रिगा कहते हैं। तो 4 जो घोड़े हैं जो एक रथ यानी कि एंटी इंडिया एजेंडा को जो खींचते हैं, उसमें नक्सल्स हैं,
उसमें रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, उसमें मिशनरीज हैं, और चौथा एक ग्रुप जो इनको सपोर्ट करता है उसमें सेलेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, सेलेक्टेड लीगल प्रोफेशनल्स हैं, सेलेक्टेड कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, जो हल्ला मचाते हैं। जैसे इशरत जहां केस में किया गया कि पब्लिक नैरेटिव ऐसा था कि कोर्ट का जजमेंट कुछ और आया, सीबीआई की फाइनल जो रिपोर्ट सबमिट हुई वो कुछ और थी, और जो इस देश में नैरेटिव बनाया गया कि एक बेचारी निर्दोष लड़की का एक फर्जी एनकाउंटर गुजरात पुलिस ने कर डाला, और जो हकीकत थी वो कुछ और ही बयां करती है। कोर्ट में फिर ये सारी बातें आई, जो डेविड कोलमन हेडली का बयान था और बाकी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थे, जो आईबी की रिपोर्ट थी, उसको सही माना गया, और कोर्ट में वही कहानी पूरी की पूरी आई जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एनकाउंटर सही एनकाउंटर था, ये टेररिस्ट ऑपरेशन था। इशरत जहां कोई निर्दोष लड़की नहीं थी, वह गुजरात पुलिस को फंसाने का प्रयास किया गया था। और एक बात और बता रहा हूं कि लगभग 10 से ज़्यादा अधिकारियों का जीवन नर्क बना दिया गया। कई आईपीएस लेवल के, मतलब आईपीएस थे, सीनियर लेवल के अधिकारी थे, जो बाद में जाकर के 1 दशक के बाद रिइंस्टेट हुए, अपनी नौकरी उन्होंने ज्वाइन की। कई लोगों ने नौकरी छोड़ दिया। तो इस फर्जीवाड़े में कई लोगों का जीवन नरक किया गया, देश की आईबी का इमेज खराब करने का प्रयास किया गया। एक नेता जो आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री बने, उनको जेल भेजने का प्रयास किया गया, उनकी सामाजिक साख को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो ये जो असैसिनेशन की जो कहानी एक मेरी किताब कहती है, उसमें 2 चीज़ें समानांतर चलती हैं। एक कि बुलेट टेररिज्म है कि गोली से या बॉम्ब से उनको टारगेट किया जाए, उनके प्राण लिए जाए, उनको समाप्त किया जाए। और यदि नहीं होता है तो साथ में एक पैरेलल, जिसको हम कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें कि बुलेट टेररिज्म और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का मिक्स है, यानी प्रोपेगेंडा का मिक्स है, वह भी समानांतर चलता है कि बौद्धिक जगत में इस बात का एक इमेज बनाया जाए कि इन एनकाउंटर्स का यूज़, ये फर्जी एनकाउंटर्स हैं और इसका यूज़ जो है मोदी जी के फायदे के लिए किया गया था। ये दोनों चीज़ें समांतर चलती हैं और समय आगे आने वाले समय में ये चीज़ें एक्सपोज भी होती हैं। एक बात और कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि हमारे कानून का लैकुना ये है कि मान लीजिए कि इशरत जहाँ की घटना घटी और भारत की एजेंसियां उसके जांच में जुटी, तुरंत दूसरे दिन या उसके अगले घंटे ही उसको फर्जी एनकाउंटर घोषित करने वाले पत्रकार हों, वकील हों, नेता हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो लगातार उस नैरेटिव को लेकर के 1 दशक चलते हैं। और जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से उस पर जजमेंट आता है, एजेंसीज की फाइनल रिपोर्ट आती है और क्लोजिंग रिपोर्ट लगती है कि नहीं, ये ओरिजिनल एनकाउंटर्स हैं, ये टेररिस्ट है जिनको ह्यूमन राइट के आप लबादे में एक कवर फायर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन कवर फायर देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रोविजन हमारे पास नहीं। जुलाई 26, 2008 की कहानी है और मुझे लगता है कि 2008 एक ऐसा साल था जिसको कहते हैं कि रेनी सीजन्स था बॉम्ब्स का, मतलब बॉम्ब्स वर रेनिंग। अहमदाबाद ब्लास्ट था, मुंबई अटैक थे, बेंगलोर ब्लास्ट था, जयपुर ब्लास्ट था, देश भर में बॉम्ब ब्लास्ट का सीजन चल रहा था और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मतलब कि और आतंकवादियों का मनोबल ऐसा बढ़ा हुआ था कि बजाबते ईमेल भेजते थे कि हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। इसमें भी एक ईमेल भेजा गया था अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में, पहले ही भेजा गया था। इसमें कहानी ये होती है कि अहमदाबाद और सूरत में बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं। अहमदाबाद में जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो आतंकवादियों की प्लानिंग ये थी कि उन बॉम्ब ब्लास्ट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट करना था, तो उन बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं टारगेट करना था। आतंकवादियों का एक एनालिसिस था प्रधानमंत्री, मतलब उस समय के मुख्यमंत्री के बारे में, कि ये आदमी जब बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो ये अपनी सुरक्षा घेरा को मजबूत नहीं करेगा, या ये अपने सीएम हाउस में दुबका हुआ ये आदमी नहीं रहेगा, ये आदमी बाहर आएगा और जो घायल हैं उनको देखने के लिए ये आदमी इस जगह पे आएगा। ऐसा ही हुआ, आतंकवादी सही थे अपने आकलन में कि नरेंद्र मोदी जी उस समय जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो सीएम हाउस में नहीं बैठे रहे, लगातार मना करने के बावजूद भी वो ट्रॉमा सेंटर गए और ट्रॉमा सेंटर में 2 बॉम्ब उनका इंतजार कर रहे थे और उनके पहुंचने के थोड़े समय आगे पीछे बॉम्ब ब्लास्ट वहां हुआ है। ये ट्रैप था। तो ये मैं कह सकता हूं कि बड़ा एक नैरो स्केप था जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट थे।
और उसके बाद 20 दिन के अंदर ही, सबसे अच्छी बात इस केस की ये थी कि 20 दिन के अंदर ही इस केस को क्रैक कर लिया गया था। लगभग 14 साल बाद 2022 में इसमें कोर्ट का जजमेंट आया और 38 लोगों को इसमें फांसी दी गई, 11 लोगों को इसमें लाइफ सेंटेंस दिया गया। इसका जो मास्टरमाइंड था आजमगढ़ से पकड़ा गया था, मुफ्ती अबू बसीर। और मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल अपीजमेंट से इतनी ग्रस्त हैं भारत की पार्टियां कि ये मुफ्ती अबू बसीर को जब आजमगढ़ से ले आना था गुजरात, तो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने आने नहीं दिया, मतलब आने नहीं दे रही थी। और बाद में एनएसए थे ये नारायणन साहब ने मुख्यमंत्री को कॉल किया और कहा कि नहीं, ये टेररिस्ट मामला है और इसमें आप आने दीजिए। उनके इंटरवेंशन के बाद फिर गुजरात पुलिस मुफ्ती अबू बसीर को लेकर के अहमदाबाद गई। तीसरी एक बात, यहाँ एक बात और छुपी है कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी इस जो हत्या के प्रयास हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, इसके बेनिफिशरी हैं, या इससे जो एक प्रोपेगेंडा, एक जो विमर्श निकलता है, उससे उनको लाभ मिलता है। आप देखिएगा कि 2022 में पहली बार मोदी जी इस घटना पे बोलते हैं। और 2022 में जब बोलते हैं तो इसरत जहां हो चुका है, पटना सीरियल ब्लास्ट हो चुका है, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट हो चुका है। और जब कोर्ट का जजमेंट आता है तो कोर्ट के जजमेंट के बाद वो पहली बार फरवरी 20 2022 में कोर्ट का जजमेंट आता है और पहली बार अपने ऊपर हुए आतंकी हमलों के बारे में मुंह खोलते हैं और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के बारे में कहते हैं कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट हुए और मैं कभी उस दिन को भूल नहीं सकता जब धरती जो है खून से लाल हुई थी और मैंने उस धरती से उस माटी को अपने हाथ में लेकर के ये कसम खाई थी कि हम आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं। तो उस पेशेंस का भी, और मैं इस विषय पर इसलिए चुप था क्योंकि ये मामला सब जुडिस था और सब जुडिस मैटर था, मैं इसलिए बोल नहीं रहा था। तो कहाँ 2004 इसरत जहाँ से कहानी शुरू होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय पर बोलने के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ता है, 18 साल का, इसलिए क्योंकि मामला सब जुडिस था और सब जुडिस मैटर था, इसलिए बोलना उनका उचित नहीं था। इसमें इंडियन मुजाहिदीन मूल रूप से था और हुजी और सिमी का भी नाम आया था। चूंकि सिमी 2001 में प्रतिबंधित हो गया था, लेकिन ये प्रतिबंधित होने के बाद भी ये संगठन मरते नहीं हैं, ये नाम बदल लेते हैं। तो जैसे सिमी SIMI है तो S स्ट्राइक ऑफ कर दिया और लास्ट में I स्ट्राइक ऑफ कर दिया और बीच में जो IM बना वो इंडियन मुजाहिदीन बना। इंडियन मुजाहिदीन की खास बात ये थी कि इसमें जो होम ग्रोन एलिमेंट्स थे वो ज़्यादा थे, इसको बहुत बाहर से गाइड होने की जरूरत नहीं थी। चूंकि सिमी का रोल था इसलिए पाकिस्तान कनेक्शन था इसमें, और सब कुछ ऑनलाइन देख करके बम बनाने का सिस्टम ये लोग जान लिए, लिटरेचर ऑनलाइन ही इनको मिल जाता था। और आपको ध्यान होगा कि भटकल बंधु यासीन भटकल और रियाज भटकल उसके मेन बॉसेस थे, जिनको एक तो पाकिस्तान चला गया, एक को बाद में पकड़ा गया। तो ये एक मिक्स्ड ऑपरेशन कह सकते हैं कि ये मेन ऑपरेशन इंडियन मुजाहिदीन का था, लेकिन सिमी जो बैन था बाद में वही इंडियन मुजाहिदीन बना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सिमी की आत्मा इस पूरे ऑपरेशन में थी। 5 लोग उस दिन मारे गए थे 27 अक्टूबर 2013 को और लगभग 100 के आसपास लोग घायल थे। कहानी ऐसी है कि मोदी जी अपने चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं पटना में एक बड़ी रैली को संबोधित करना था। उस समय PM इन वेटिंग थे, देश भर में उनको लेकर के गजब सा एक माहौल था, लोग उमड़ते थे उनको सुनने के लिए। और पटना गांधी मैदान में भी ऐतिहासिक भीड़ हुई थी। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के समय में जो गांधी मैदान भरा था JP मूवमेंट के समय में, उसको अगर कंपेयर करें तो मतलब कि इतनी भीड़ थी कि कई गांधी मैदान भर सकते थे। मोदी जी को सुनने के लिए आए थे लोग। 9:15 पर वो पटना लैंड करते हैं और जैसे ही लैंड करते हैं पटना में पहला ब्लास्ट होता है पटना जंक्शन पे, और मोदी जी को खबर मिलती है कि बम ब्लास्ट हुआ है और ये टेररिस्ट ऑपरेशन है, एक आदमी की जान गई है। और उसके बाद फिर लगातार बॉम्ब्स फटते हैं। 11:40 में फटता है, फिर रीजेंट सिनेमा गांधी मैदान के पास ही है 12:05 में फटता है, फिर 12:10 में
गांधी मैदान के अंदर, फिर महात्मा गांधी जी के मूर्ति के पास 12-15 में, ट्विन टावर्स के पास 12-20 में, और स्टेट बैंक वहीं गांधी मैदान के पास है, वहां 12:45 में। तो प्रधानमंत्री जब उतरते हैं, ये मोदी जी 1:35 में अपना भाषण शुरू करते हैं। मोदी जी जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तब उनको मालूम चल गया कि ब्लास्ट हो गए, और एयरपोर्ट से गांधी मैदान के बीच आने तक में कई ब्लास्ट हो गए, गांधी मैदान में ब्लास्ट हो गए। एक नॉर्मल आदमी को क्या करना चाहिए था? एयरपोर्ट पे रुक जाना चाहिए था, या वही हवाई जहाज वापस चला गया रहता गुजरात। आतंकवादियों का यहां भी एक ट्रैप था। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, उनको मालूम था कि आदमी रुकेगा नहीं एयरपोर्ट पे, ये आदमी गांधी मैदान आएगा जरूर, और वही हुआ। वहीं फिर मैं कह रहा हूं कि वहां एक ट्रैप था कि मोदी जी एयरपोर्ट से गांधी मैदान आते हैं, और गांधी मैदान जब आते हैं तब आधा दर्जन बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, गांधी मैदान में ब्लास्ट हुए हैं, मंच पे मोदी जी हैं और 5 लाख की भीड़ सामने खड़ी है। अगर मोदी जी नहीं होते, या मोदी जी ने जो कहा यदि उन्होंने नहीं कहा होता तो क्या होता? उनका जो भाषण देने का तरीका है कि हाथ उठा करके उन्होंने अपील किया कि भाइयों और बहनों, और उनसे के साथ शांति की अपील की। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, आप यहाँ से सही सलामत जाएंगे, खुद को कष्ट ना हो, किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। और वो 55 मिनट के भाषण में भीड़ को शांत करते हैं और धीरे धीरे डिस्पर्स करते हैं, और वो भीड़ धीरे 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 डिस्पर्स होते 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 वो भीड़ को भी मालूम है कि बम फटे हैं। दूसरा, भय। अगर भय बढ़ जाता तो स्टैम्पेड जो होता है, जो भगदड़ होती, उसमें कम से कम 10,000 लोग मारे जाते हैं। अगर गुस्सा बढ़ जाता तो पटना पटना नहीं रहता जितने लोग थे, और अगर गुस्से में निकलते तो पटना शहर का क्या हाल हुआ होता। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी गांधी मैदान आए एयरपोर्ट से, लगातार बॉम्ब्स की बारिश हो रही थी, बॉम्ब फट रहे थे रास्ते में, इसके बाद भी आए और उन्होंने लोगों को शांत किया, एजिटेट नहीं होने दिया। इस घटना के बारे में वो बाद में एक जिक्र भी करते हैं। वो कहते हैं कि 2019 में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हैंडल करने का तरीका होता है, और वो पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि मैं मंच पर था और बॉम्ब फट रहे थे, मैं लोगों से शांति की अपील कर रहा था, अगर शांति नहीं होती तो कुछ अनर्थ हो गया रहता उस दिन। दूसरी बात कि ये जो चैप्टर है उसका नाम हमने ब्लैक ब्यूटी रखा है। इसमें एक आतंकवादी है, बड़ा एक्टिव है उसमें। एक तो इम्तियाज अंसारी है, दूसरा हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी है। 10 आरोपी थे, और 10 आरोपियों में एक सरकारी गवाह बन जाता है। और कमाल की बात है कि जो सरकारी गवाह बनता है उसको सुसाइड बॉम्बर बनना था। सुसाइड जैकेट रांची के ईरम लॉज में बनाया गया था, रिमोट कंट्रोल से फिर उसको टेस्ट किया गया था। तो जिसको सुसाइड बॉम्बर बनना था वो मुकर जाता है या वो डर जाता है। इसीलिए और अल्टरनेट मोड ऑफ असैसिनेशन प्लान किए जाते हैं। तो केवल गांधी मैदान की रैली नहीं, कई रैलियों का जिक्र आता है जिसकी रेकी की गई। कुछ छत्तीसगढ़ की रैली भी थी जिसका रेकी किया गया था, मुजीबुल्लाह और हैदर ने किया था। नक्सल ट्रेनिंग की बातचीत उस जजमेंट में है कि हमको नक्सल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। हालांकि जांच उस ओर आगे नहीं बढ़ी कि नक्सलियों का और रेडिकल इस्लामिक आउटफिस्ट इंडियन मुजाहिदीन का क्या संबंध है। वो संबंध आगे निकल करके आता है भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन में। तो कोर्ट के जजमेंट का पार्ट है कि सुसाइड बॉम्बिंग का प्लान था, और जब सुसाइड बॉम्बिंग का प्लान सफल नहीं हुआ तो सुसाइड बॉम्बिंग के साथ साथ और दूसरे तौर तरीकों पर भी विचार किया जा रहा था। तीसरी एक उसमें एक बात आती है कि इसमें जब एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस हुए तो एसआईओ, सिमी और पाकिस्तान के कनेक्शंस आते हैं। मैं बता दूं एसआईओ क्या है। आपको ध्यान है ये दिल्ली शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो सीरोज थी, लदीदा सखलून और एक और, वो एसआईओ की मेंबर थे। उस एसआईओ संगठन का जिक्र आता है पटना के सीरियल ब्लास्ट में, क्योंकि जो ऑपरेटिव्स थे वो एसआईओ से कनेक्टेड थे, सिमी से कनेक्टेड थे, और उसके पाकिस्तान कनेक्शंस भी थे। एक घटना और है उसमें जिसका पता नहीं, एजेंसीज ने किसी कारण से उस समय बहुत उल्लेख नहीं किया, लेकिन एकदम मैं बता रहा हूं कि पुख्ता जानकारी ये थी कि मोदी जी जिस मंच पर खड़े थे उस मंच के नीचे एक बॉम्ब था जिसको डिफ्यूज किया गया बाद में, वो फटा नहीं। और
मेरी जो जानकारियां हैं जो एजेंसीज के लोगों से या जो इन्वेस्टिगेशन उस समय ऑफिसर्स थे कि ये पुख्ता जानकारी है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं रिपोर्टिंग हुई थी मीडिया में, लेकिन ये कोर्ट के जजमेंट से ये पोर्शन गायब है, वो नहीं है। लेकिन मोदी जी जिस मंच पर खड़े थे उसके नीचे एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब था पटना वाले में, और उस स्थिति में देखेंगे तो सबसे क्लोज एस्केप जो है वो पटना सीरियल ब्लास्ट था। पटना ब्लास्ट के बाद देश के गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे जी, और वो एक फिल्म के प्रीमियर में व्यस्त थे बंबई में। बड़ी मुश्किल से कई पत्रकारों प्रयास कर रहे थे, बाइट लेना चाहते थे, किसी तरीके से कनेक्ट हुआ बड़ा मुश्किल से, क्योंकि गृह मंत्री जी बिजी थे मूवी के प्रीमियर में और पटना में टेररिस्ट अटैक हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मेरी बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है, और इतना करके उन्होंने फोन काट दिया। भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशन की जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश में कई टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशंस हुए होंगे, लेकिन भीमा कोरेगांव एक लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन था, क्योंकि प्रथम दृष्टया जब आप देखेंगे तो एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरह दिखता है कि पेशवाज और दलित्स के बीच में एक स्वाभिमान या ईगो का एक कॉन्फ्लिक्ट है। कहानी ये है कि अंग्रेजों की तरफ से महार रेजिमेंट लड़ा और पेशवाओं पर उन्होंने विजय पाई, बड़ी कम संख्या में थे और पेशवा ज़्यादा संख्या में थे। उसके लिए एक स्मारक बना हुआ है भीमा कोरेगांव में, और हर साल जब सेलिब्रेशन करने आते हैं तो एक तनाव की स्थिति बनती है वहाँ, हर साल होता है। इस साल थोड़ा ज़्यादा हो गया, दंगे हो गए, मारपीट हो गई। तो फर्स्ट इंस्टेंस में देखते हैं तो ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का केस दिखता है, और ये ओपन एंड शट केस था। अगर इसको बंद करना था तो ये 2 दिन के इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाता। पुणे पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और मैं नाम बताता हूं। उस समय पुणे पुलिस कमिश्नर थी रश्मि शुक्ला, अभी डीजीपी महाराष्ट्र हैं। ज्वाइंट कमिश्नर थे आरजी कदम, रविंद्र गायकवाड़ कदम, अभी रिटायर हो गए, और शिवाजी पवार इस केस में थे, अभी हैं, सर्विंग हैं। और जब तारें खुलने लगी, जब तहें खुलने लगी, तो ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट निकले, और पहली बार पूरे देश में जो अर्बन नक्सल का मामला है, जिसको कि मिथ कहा जाता था कि ये एक झूठ है, एक कोरी कल्पना है, ये अर्बन नक्सल का नेटवर्क पूरी तरीके से खुल गया, तार तार खुल गया उसका। दिल्ली में बैठे हुए प्रोफेसर्स थे, जेएनयू में बैठे हुए ऑपरेटिव्स थे, देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग थे, लीगल प्रोफेशनल से, सिविल सोसाइटी के नाम पे जो अपनी दुकान चला रहे थे, दुनिया भर में घूम घूम करके कास्ट डिस्कोर्स और रिलीजियस इनडिस्क्रिमिनेशन पे भाषण दे रहे थे, वैसे लोगों के नाम आए। नाम ही नहीं आए, प्रमाण आए। और सबसे बड़ा सेटबैक जो अर्बन फंक्शनिंग ऑफ माओइस्ट था, उसको ये लगा इस इन्वेस्टिगेशन से। उसी में ये 2018 का मामला था, लेकिन 2017 की एक चिट्ठी जो रोना विल्सन और एक ये है प्रकाश तेलतुंबड़े, उनके बीच में 18/4/2017 को आदान प्रदान हुआ था, उस चिट्ठी का जिक्र आता है, जिसमें यह कहा गया है कि वी आर थिंकिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट. It sounds suicidal, but there is a good chance that we might fail, but we feel that the party must deliberate over our proposal, targeting his road shows. मतलब कि मोदी जी के, अब प्रधानमंत्री मोदी हैं, 3 में तो मुख्यमंत्री मोदी थे, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शोज को टारगेट करने का प्लान था। इसमें एक और चिट्ठी है जिसमें एक पीडीएफ का जिक्र आता है। उस पीडीएफ को जब आप खोलेंगे तो लॉन्ग स्नाइपर राइफल्स, उनका डिजाइन दिया हुआ है, उनका कैलिबर मेंशन्ड है कि किस कैलिबर के गन्स चाहिए। 8 करोड़ का एक बजट का प्रपोजल है, वो बजट प्रपोजल पास हो जाता है। और एक तरीके से ये जो आइडिया था 2017 का, इसके बारे में कहते हैं कि ये अप्रूव्ड था। जो सेंट्रल कमिटी थी इनकी, सीपीआई माओइस्ट की, उसने इस असैसिनेशन को अप्रूव कर दिया था। और उसका फिर फॉलोअप है। फॉलोअप में हथियार की डिलीवरी की बातचीत होती है कि मणिपुर बॉर्डर से करेंगे तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से कहाँ लाना है, तो कलकत्ता से किस रूट से लाना है, वो सारा पूरा डिटेल में डिस्कशन है। उसमें जिस रोना विल्सन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, रोना विल्सन जेएनयू में पढ़ने वाला एक शोधार्थी था। मोहम्मद सिराज जेएनयू से पीएचडी कर रहा था। और एक कमाल की बात देखिए कि मैं रोना विल्सन का एमफिल का डिसर्टेशन पढ़ रहा था, तो एमफिल डिसर्टेशन का उसका जो टाइटल था, वेदर इंडिया कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल और सेमी फ्यूडल,
मतलब ऐसे ऐसे इशू पे ये नक्सलाइट, जो प्रोमिनेंट नक्सलाइट थे, वो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे और रिसर्च कर रहे थे, जो मूलतः भारत विरोधी था, और फंडिंग भी सरकार से ही हो रही थी। मोहम्मद सिराज उनका ऑपरेटिव था। फिर साईं बाबा का जिक्र इसमें आया है। एक चीज और हुई भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन में कि यूनिवर्सिटीज कहते हैं कि हमारी बदनामी हुई, लेकिन ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसका मैं जिक्र कहता हूं, तो उसमें एक चिट्ठी में जिक्र है कि साईं बाबा के अरेस्टिंग के बाद हमारा डीयू में, मतलब कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन और जेएनयूएसयू जो है, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन में हमारी पकड़ कमजोर हुई है, तो उसको रीऑर्गेनाइज करना है और रीस्ट्रक्चर करना है। तो आप समझ लीजिए कि जेएनयू और डीयू जैसे जो कैंपसेस हैं, ये किस तरीके से नक्सलियों के लिए, आतंकवादियों के लिए एक प्राइम फोकस एरिया है कि जो पढ़ने वाले बच्चे जो वहां भविष्य अपना बनाना चाहते हैं, उनको नक्सलवादी और आतंकवादी बना दिया जाए, उनको एक रिक्रूटमेंट कैंपसेस की तरह उनका यूज किया जाए। इसका भी बहुत जिक्र इस इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे पुराने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स का जिक्र किया हमने, तो किसी में इंडियन मुजाहिदीन है, किसी में लश्कर तैयबा है। भीमा कोरेगांव पहला एक ऑपरेशन था जिसमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। फादर स्टेन स्वामी झारखंड में रहते थे। फादर बड़े चर्चित आदमी थे, सब लोग उनके दर्शनार्थ जाते थे, बहुत उनकी साख थी फादर की। और भीमा कोरे इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि वो एकदम प्रोमिनेंट नक्सल ऑपरेटिव है। रोना विल्सन विद्यार्थी की तरह दिख रहे हैं। जीएन साईं बाबा के बारे में जैसा मैंने बताया, तो पीएफआई और रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस जैसे पीएफआई और सीपीआई माओइस्ट के संबंधों का जिक्र आता है इसमें। और इसमें मैं जब कहता हूं कि क्वाड्रिगा इज एट प्ले, ये एक चौकड़ी है जो काम कर रही है, तो भीमा कोरेगांव क्लासिक केस है कि आपस में इनके झंझट हैं, आपस में झगड़े हैं, सीपीआई माओइस्ट के और रेडिकल इस्लामिक आउटफिट जैसे पीएफआई के, लेकिन इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके ऑपरेट किया कि हमारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है, एंटी मोदी, एंटी इंडिया, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस। तो हम और आप अपने अपने झगड़े भूल जाएं और इसको हम लोग एक साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह हम एक तरीके से काम करें। तो आप इसमें देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन जो दिखता है, तो वसंता कुमारी साईं बाबा की बेटी है। पीएफआई झारखंड में बैन हो चुका था 2019 में, और ये जो रोना विल्सन है और वसंता कुमारी, ये पीएफआई पर से बैन हट जाए उसके लिए झारखंड सरकार पे सिविल सोसाइटी देश और दुनिया भर से मिलकर के दबाव बना रहे थे। सीपीआई माओइस्ट इस बात के लिए लगा था कि पीएफआई पर से झारखंड में जो प्रतिबंध लगा है हट जाए। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें मिशनरीज इन्वॉल्व थी, जिसमें सीपीआई माओइस्ट इन्वॉल्व था, जिसमें रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस इन्वॉल्व थे, और जिसमें ये जो मैं एक चौथा बताता हूं कि घोड़ा है जिसमें पूरा तंत्र है जो नैरेटिव बिल्ड करता है, ये पूरा का पूरा इन्वॉल्व था। कास्ट की बात आती है तो आज देखेंगे तो कास्ट डिस्कोर्स बड़ा प्रोमिनेंट है। राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं, भारत में भी कास्ट की बात कर रहे हैं। ये कास्ट डिस्कोर्स का जब जेनेसिस देखेंगे तो आप भीमा कोरेगांव की चार्जशीट पढ़िए, 15,000 पन्ने की चार्जशीट है। मेन और सप्लीमेंट्री 10,000 और 5,000 मिलाकर के 15,000 पन्ने की चार्जशीट है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, और सीपीआई माओइस्ट का एक 9th कांग्रेस हुआ 2004 में, तो इस बात को समझना जरूरी है, इस पूरे डिस्कोर्स को समझने के लिए, और भारत में आतंकवाद का जो फ्यूचर है उसको समझने के लिए, और मोदी जी पर जो असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स हुए उसको भी समझने के लिए, कि 2004 में पीडब्ल्यूजी और एमसीसी ये दो माओवादी संगठन मिलते हैं, उसको 9th कांग्रेस बोलते हैं, और सीपीआई माओइस्ट का जन्म होता है। एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है स्टिर, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। उसमें एक 13वां चैप्टर रहता है। उस 13वें चैप्टर का नाम है अर्बन पर्सपेक्टिव। यहीं से अर्बन माओइज्म का जन्म होता है। अर्बन पर्सपेक्टिव 2007 में जाकर के एक फुल फ्लेज डॉक्यूमेंट बनता है, यूपीयूए, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज। उसको जब आप पढ़ेंगे 2004 और 2007 के डॉक्यूमेंट को, तो आपको भीमा कोरेगांव समझ में आने लगेगा। आपको राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस बोलने पे आश्चर्य लगने लगेगा कि अमेरिका में जाकर के क्यों बोल रहे हैं, दुनिया भर में सिलिकॉन वैली में इंडियन कास्ट पे डिस्कोर्स क्यों हो रहा है। तो माओवादियों के जो लिटरेचर निकले उसमें जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे जो कमाल के लिटरेचर हैं वो हैं अलग अलग माओवादियों के बीच में आदान प्रदान।
दूसरा ERB ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की उनकी एक बैठक है 2015 में। तो प्रधानमंत्री मोदी को मारने की प्लानिंग वहां से शुरू होती है 2015 से। ERB की बैठक 2015 में होती है और उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कि जो उनकी भाषा है हिंदुत्व फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस, ब्राह्मणिकल फोर्सेस, इनके खिलाफ हम मोदी को एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। और 2015 का जो एंटी मोदी गवर्नमेंट जो रेजोल्यूशन पास होता है वो मोदी के असैसिनेशन पर आकर के 2017 में टिकता है, फाइनलाइज होता है। ये जो रेजोल्यूशन है इसका अंतिम यही है कि अब इस व्यक्ति को मारना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक इसकी साख तो हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसकी राजनीतिक हैसियत तो कम नहीं कर पा रहे, तो इसको मारना पड़ेगा फाइनली। मैं उस UP-UA डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहा था। UP-UA जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कई शब्द हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड फ्रंट का जिक्र है, इशू बेस्ड यूनिटी, यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट हिंदू फासिस्ट फोर्सेस, इन्फिल्ट्रेट इनटू एनिमी ऑर्गेनाइजेशंस, टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट। तो ऐसे देश भर में जो टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट एक बनाने की जरूरत है। तो भले ही हमारा कांग्रेस के साथ विरोध हो, लेकिन कांग्रेस को हमारे साथ रोप इन करने की जरूरत है, या लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज को रोप इन करने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज को रोप इन करने की जरूरत है। ERB की जो बैठक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें जिक्र है बहुत क्लियरली कि सोनिया गांधी और मनमोहन सरकार के जाने के बाद हमारी समस्या बढ़ गई है और आने वाले समय में हमारी समस्या और बढ़ने वाली है। और पिछले 1.5 साल में मोदी सरकार के बनने के बाद यह प्रमाणित हो गया है कि हमारी समस्या और ज्यादा ग्रेव होने वाली है। तो आप देखेंगे कि भीमा कोरेगांव में एक तरीके से दिखता है कि माओवादी बहुत कंफर्टेबल थे कांग्रेस के रिजीम में, और मोदी सरकार में उनका डिस्कंफर्ट इतना बढ़ गया है कि वो मारने का प्लान कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री को। दूसरा, ये जो कास्ट डिस्कोर्स की बार बार मैं बात करता हूं, तो कास्ट डिस्कोर्स में भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन में आप देखेंगे कि जर्मनी जा रहे हैं, जिनेवा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, सिंसिनाटी शहर जा रहे हैं, पैराग्वे जा रहे हैं, इक्वाडोर जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। तो एक तरफ से ये कास्ट को नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक चर्चा का विषय बनाना है, दूसरा यहां पे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना है। और माओवादियों के जो जिस डॉक्यूमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं 2007 का UP-UA का, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि यूज कास्ट बेस्ड एजिटेशन और रिलीजियस इश्यूज ऑफ रिलीजियस इनडिस्क्रिमिनेशन to arouse the masses into open militant struggle which will lead to the collapse of law and order और एनार्की की स्थिति पैदा करेगा। ये सारी बातें लिखी हुई हैं और मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें लिखी हुई हैं 2004 और 2007 के माओवादियों के डॉक्यूमेंट में और भीमा कोरेगांव में जो सीज किया गया सारा, उसमें इस कास्ट डिस्कोर्स की बात कही गई है। और ये कास्ट डिस्कोर्स इसलिए मोदी असैसिनेशन से जुड़ता है कि एक तरफ बुलेट टेररिज्म से उनके शरीर को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, तो एक तरफ जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है जिसमें आज एक कास्ट डिस्कोर्स को एक टूल बनाया गया है भारत के फॉल्ट लाइंस को फर्दर करने के लिए, समाज के फॉल्ट लाइंस को फर्दर करने के लिए, एक केओस और एनार्की पैदा करने के लिए। तो ये माओवादियों की साजिश है, आतंकवादियों की साजिश है, इस देश के खिलाफ जो थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनकी साजिश है। और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी ऑपोजिशन में हैं, जाने या अनजाने उसका शिकार हो रही हैं। अगर जानबूझ करके शिकार हो रही हैं तो ये देशद्रोह है, और अगर अनजाने में शिकार हो रही हैं तो ये बहुत खतरनाक है।